बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस कराएं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन उससे कबल अब ऐसा लगता है कि बहुत सी तब्दीलियाँ दूसरे टेस्ट मैच खेलने वाली टीम में जो तीसरा मैच होगा उसमें होती हुई नजर आएंगी। गो कि अभी तक ये ज़राए के मुताबिक चल रहा है कि इमामुल हक को टीम से ड्रॉप किया जाएगा और शाहिनशाह आफरीदी को जो है आराम कराया जाएगा तीसरे टेस्ट मैच के अंदर है। जिस तरह की कारकर्दगी रही है इमामुल हक की इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, दो टेस्ट सीरीज़ के अंदर उन्होंने 31 के औसत से रन स्कोर किया, लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी कुछ ऐसी इत्मीनान बख्श नहीं है कि उन्हें जो सिलेक्टर मजीद मौका देते हुए नजर आए। गो कि अभी तीसरे टेस्ट मैच में वक्त बाकी, लेकिन उससे कबल यही खबरें आ रही हैं कि इमामुल हक को इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथी स्पोर्ट्स अमीन स्ट्रीम के हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ काशिफ अहमद फारूकी साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट है। ये दोनों ही हमारे साथ मौजूद है और कुछ देर बाद हमें एक और जो है मेहमान ने ज्वाइन करना है, तो यकीनन अभी शुरुआत हम इन मेहमानों से करते हैं और रियाजुद्दीन साहब की तरफ। रियाज साहब, मैच दो टेस्ट हो चुके हैं और दो टेस्ट मैच के अंदर अगर हम ओवरऑल कारकर्दगी देखें पाकिस्तान की तो दूसरे टेस्ट में कुछ निस्बतन बेहतर रही है। खासकर अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तानी टीम ने 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को आउट किया और उस आउट में बड़ा सहरा जाता है दोनों ही फास्ट बॉलर हमारे, बल्कि तीनों फास्ट बॉलर आमिर जमाल, शाहिनशाह आफरीदी, हसन अली और मीर हमजा ने बड़ा मुतासिर किया अपनी बॉलिंग से दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। ओवरऑल जिस तरह हमारी कारकर्दगी रही दूसरे टेस्ट में, एक हम समझते थे एक वक्त ऐसा आ गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगता था कि इस टेस्ट मैच में शिकस्त दे देंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। थोड़ी सी बात है रियाज साहब मिडिल ऑर्डर पे करेंगे हम जरूर, क्योंकि शुरुआत हम करते हैं सलमान अली आगा से। बड़ा जबरदस्त इनिंग खेली, दूसरी इनिंग में 50 रन स्कोर किया। आप समझते हैं कि जिस नंबर पर उन्हें खिलाया जा रहा है वो शायद ऐसा नहीं है कि उस नंबर पर आकर निचले नंबरों पर बहुत ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं, जिसके बायस उनको ऐसा नहीं मिल रहा टाइम कि वो ऊपर ज़्यादा उनके पास टाइम हो लंबे रन स्कोर करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन, बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया। लेकिन मैं शुरू करूंगा दोनों जो टेस्ट हैं उसका एक थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन। पहला जो टेस्ट था वो तो देखें आप 360 रन से हारे और उसमें मैं समझता हूँ कि वो उसे आप बदतरीन शिकस्त कह सकते हैं। फिर अब इस टेस्ट में बड़ी उम्मीद थी, जिस तरह से आपने ख़ुद भी कहा कि हम निस्बतन बेहतर खेले। देखें ये जो दूसरा टेस्ट था ये दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस थी वो कमोबेश एक तरह की थी। गो के ऑस्ट्रेलियन टीम हमसे अच्छी टीम है, लेकिन दूसरे टेस्ट में हमारी टीम ने कमबैक किया और हमारे बॉलर्स जैसा कि आपने खुद नाम लिया कि मीर हमजा, आमिर जमाल और शाहिनशाह आफरीदी ने हसन अली ने सपोर्ट किया उनको ना। इसी तरह से बैटिंग भी मैं समझता हूँ कि कमोबेश हमारी ठीक रही, लेकिन वहाँ से मामला बिगड़े जब सऊद शकील जो है एक अननेसेसरी जो उन्होंने हुक कर रहे थे। हम लोग शॉर्ट पिच गेंदों को समझ ही नहीं पा रहे हैं हमारे बैट्समैन, और जनाब वहाँ से आउट हो गए। फिर जो रिजवान जो आउट हुए जिस तरह से, उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शान मसूद जिस तरह से उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनिंग खेली, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर रखा, तो उनको ये चाहिए था कि जिस तरह का वो स्ट्रोक खेल के आउट हुए उस तरह मतलब उस वक्त उनको संभल के खेलना चाहिए था। जब उन्होंने एक कैप्टन इनिंग्स खेल ली थी, बना ली थी, उसी तरह से लेके चलना चाहिए था। फिर ये कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस एक सवालिया निशान चली आ रही थी और इस पूरे 2023 में वो किसी भी टेस्ट में 50 रन्स नहीं बना सके। और आप ये देखें कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जो है 1999 से अभी तक हारता हुआ आ रहा है और ये 16वां टेस्ट जो है मुसलसल पाकिस्तान हारा है। रह गई बात आपने इमामुल हक की बात की। देखें इमामुल हक, मैं हमेशा यही कहता हूं कि इमामुल हक वो खिलाड़ी हैं जो कई इनिंग्स में मतलब परफॉर्मेंस ख़राब उनकी है, लेकिन उसके बावजूद उनको अच्छी उम्मीद पे चांस देते चले जाते हैं, इसलिए कि उनकी बैक मजबूत है। सबको पता है, इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दूसरी जगह जो है आपके सरफराज अहमद हैं, जिनके लिए मतलब बाद ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी बैक नहीं होती, तो जो सिलेक्टर्स होते हैं या टूर सिलेक्शन कमेटी या जो लोग पीछे से डोरियाँ हिला रहे होते हैं, वो सिर्फ इस तलाश में होते हैं कि ये लड़का जिसका कोई बैक नहीं है तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस, अगर ये ज़रा सी भी परफॉर्मेंस खराब करे तो उसको जवाब बना लेते हैं निकालने का। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे टेस्ट में कतई तौर पे जो है सरफराज को नहीं निकालना चाहिए था। वो एक सीनियर खिलाड़ी थे, उन्होंने डोमेस्टिक में जिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस पेश की थी, तो एक मैच की ख़राब परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको नहीं निकलना चाहिए था। ज़्यादती की आपने उन्हें निकाल दिया। कौन सा आप टेस्ट जीत गए? पहला 360 से हारे थे, उसके बाद आप 89 से जीत गए। फिर आपके जो हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपने 68 रन जो हैं वो आपने एक्स्ट्रा दिए हैं।
दोनों इनिंग्स मिला के, जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें तो उन्होंने दोनों इनिंग्स मिला के 34 रन दिए। तो कहने का मतलब ये कि हमारे जो बैट्समैन थे, जो हमारे, फिर ये कि फील्डिंग देखें हमारी, जो मतलब कैच ड्रॉप हुए, ऐसे कैचेस ड्रॉप हुए और वही जो रन उन्होंने बनाई उसी फर्क से हम यहाँ पे हार गए। मैं ये समझता हूँ कि हमारी हार के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है शहजादा, वो हमारे मेंटल टफनेस लेवल की कमी है। हमारा माइंड जो है हम उस तरह से नहीं करते। और अभी जो आपने एक हमारे बैटर का नाम लिया था कि अगर वो शुरू सलमान अली आगा, नोमान अली आगा, सलमान अली आगा, उनको यकीनन मतलब है कि ऐसे मतलब नंबर 7वें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं और वहां उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त चल रही है, उनके वहां भी जबरदस्त चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा जो प्लेयर होता है उसको अगर आप अर्ली मतलब ये कि नंबर पे भेजे तो उसको, उसकी जो एक्सपर्टीज है उससे आप काम ले सकते हैं, वो आपके काम आ सकती है कि वो ज़्यादा बेहतर मतलब ये कि स्कोर कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बाबर आजम को जरूर कहूँगा, गो के उन्होंने मतलब ये कि 40+ रन जरूर बनाए और वो अभी तक फेल होते चले आ रहे थे। लेकिन उनको जिस तरह से वो आउट हुए वो भी एक मतलब नहीं आउट होना चाहिए था। आप ये देखें ना कि पहला टेस्ट भी हम 3.5 रोज में हार गए थे और ये दूसरा टेस्ट भी हम 3.5 रोज में हार गए। तो आप ये देखें कि उनकी फतह देखें, 1 रन से आप फतह हासिल करें या आप 100 रन से हारें या 360 रन से हारें, फतह होती है और शिकस्त जो है 1 रन से भी होती है और 360 रन से भी होती है, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जैसा आपने खुद कहा कि हम नंबरिंग जो हम अपने प्लेयर्स को भेजते हैं उसमें हमें जब एक प्लेयर की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश कर रहा है, नीचे उसे मौका नहीं मिलता कि अच्छी इनिंग्स और मजीद तूल दे सके, तो ऐसे प्लेयर्स को कोशिश करनी चाहिए कि आप अर्ली स्टेज में भेजें। अब मैं ये समझता हूँ कि 2 टेस्ट हार गए, सीरीज हार गए, 16 टेस्ट आप कंटिन्यू हार गए। अब आपको जो है थोड़े से मतलब कि जो टूर सिलेक्शन कमेटी है उसको ये समझना चाहिए कि भाई आप साइम अयूब को किस लिए लेके गए थे। खैर अभी तो देखें बुध से, लेकिन अब जरा कह रहे हैं कि साइम अयूब को हो सकता है कि तीसरे टेस्ट मैच में मौका मरते क्या ना करते, करना पड़ेगा उनको। मैं तो समझता हूं कि 2 इसमें चेंजेस होनी चाहिए, चाहे किसी को भी निकालें, ये हमारा तो यही कह रहे हैं कि एक साइम अयूब और दूसरा शहनशाह आफरीदी को आराम कराया जाएगा, उनकी जगह एक शहनशाह आफरीदी को जरूर आराम कराएं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कम से कम 2 जो प्लेयर है, एक तो इंडेक्ट होना चाहिए साइम अयूब और दूसरा सरफराज अहमद को टीम में मतलब ये कि शामिल करना चाहिए, इसलिए कि उनको निकाल के भी तो आप जीते नहीं ना, हार गए आप। तो फिर एक ऐसे प्लेयर को मतलब ठीक है उसने मतलब उसमें परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन एक टेस्ट मैच की बुनियाद पे आप किसी को बाहर नहीं कर सकते, जिससे इसलिए कि आपके पास खुद ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे इमामुल हक की हम मिसाल देते हैं कि इतने ज़्यादा टेस्ट खेलते चले आ रहे हैं, मैचेस में वो रन्स नहीं करते लेकिन उसके बावजूद जो है वो टीम में होते हैं। तो अगर आपने यही मेयार बनाया कि लड़का जो है मतलब अगर परफॉर्मेंस खराब करता है तो उसे बाहर निकाल दें, तो फिर जो करंट टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस करा उसको निकाले, नए को लेके आए। लेकिन मैं समझता हूँ जैसा आपने खुद भी कहा कि जराए कह रहे हैं, तो यकीनन अब तो खैर बनता है अगर दूसरे टेस्ट में साइम अयूब को खिलाते तो मैं ये समझता हूँ कि वो ज्यादा मौसर साबित हो सकते थे। काशिम अहमद फारूकी साहब, मैचेस की बात हो रही है, बाबर आजम के हवाले से भी रियाज साहब बात कर रहे थे। बाबर आजम है इस टेस्ट मैच के अंदर 2 इनिंग्स के अंदर एक ही तरीके से आउट हुए, क्या कहेंगे? दूसरी टीमें अपने मेन जो दूसरी टीम के बैटर्स होते हैं इसमें बड़ा वर्क करती है, शायद हमने बहुत से बैटर्स पर वर्क नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने बाबर आजम पर ज़रूर वर्क किया हुआ था। एक ही जगह पे बाबर आजम को आउट किया उन्होंने दोनों इनिंग के अंदर। देखिए सबसे पहले शहजाद भाई कि मैं इंग्लिश क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड वाले हो या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये बाकायदा इसकी वीडियो देखते हैं जो इनके किस किस को उनको टारगेट करना है। तो हमारे लिए तो बाबर आजम ही सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं पे इनिसार किया हुआ है हर फॉर्मेट में, T20 हो या 50 ODI हो या टेस्ट मैच हो। तो उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के एनालिस्ट ने ज़्यादातर बाबर आजम पे ज़्यादा वर्क किया है कि उसको किस तरह किस पॉइंट पे आउट कर। देखिए जिसका ज़्यादा अच्छा परफेक्ट शॉट होता है ना, आप नोट करिएगा वो 1-2 मारने के बाद वो उसी परफेक्ट शॉट पे ही आउट होगा। ये आप पूरी हिस्ट्री देख ले पुरानी, विराट कोहली अगर आउट होगा तो आप देखिए ऑफ स्टंप पे प्लेट करते हुए आपका पॉइंट पे उस पे आउट हो रहा होगा, मगर शॉट भी उसके अच्छा, क्यों? इस पे वर्किंग हो रही होती है। तो ये शुरू से एक अलमिया रहा है कि चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, ये हमेशा दूसरे खिलाड़ियों की वीडियो देखकर उनकी प्रैक्टिस पे वो करते हैं। जहां तक इन्होंने कहा है कि सरफराज अहमद को दूसरे टेस्ट में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ये इनका अपना ओपिनियन बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप किसी इनकी फॉर्मेट तो T20 और उसमें तो उनका नाम ही नहीं है ODI में, तो कम से कम टेस्ट मैच तो उनको पूरा खिलाना चाहिए था, भले वो हारे या जीते। जब तक आप पूरे खिलाड़ी को उसको एतमाद नहीं देंगे, एक मैच से कोई
अर्ज नहीं कर सकता कि ये आगे जाके अच्छा खेलेगा, ये गलत है। जब आप टूर पे ले गए और सिर्फ इनके लिए टेस्ट क्रिकेटर ही सर्टिफिकेट के लिए रह गए, तो इनको पूरी सीरीज है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करूंगा रियाज भाई के इस पे कि इनको पूरी सीरीज तो खिलाना चाहिए था एटलीस्ट। अच्छा, पूरी सीरीज़ की बात हो रही है, थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग पे हम बात कर लें। आमिर जमाल बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। आप समझते हैं कि हमने बड़े तजुर्बात किए हैं, वसीम जूनियर हमारे साथ रहे, फ़हीम अशरफ हमारे साथ रहे, टेस्ट टीम के हिस्सा रहे, और अब एक आमिर जमाल हमारे साथ निकल कर सामने आया। आप तो समझते हैं कि ये एक अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान को दस्तियाब हो गया? ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला, दोनों शहजाद भी और ये आमिर जमाल भी, ये आने वाले दौर में इंशाल्लाह हो सकता है पाकिस्तान के लिए असासा हो। तो अगर उनको नज़र आ रहा है जब इंग्लिश विकेट पे ये इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तान की या एशियन विकेट पे और बेहतर परफॉर्मेंस देते रहेंगे अगर इनको कंटिन्यू खिलाते रहे। मगर वही वाली बात है कि जो शहनशाह हफीज को आप टी10 भी खेल लें, वो T20 भी खेल लें, ODI भी खेल लें और टेस्ट भी खेल लें, ये एक वो सरासर उसके साथ ज्यादती है कि उस पर प्रेशर होता है। क्योंकि जब अगर आपने T10 और T20 और ODI खिला रहे हैं, ODI और T20, तो फिर टेस्ट में इनको आराम देना चाहिए। क्योंकि टेस्ट में आपको पता है कंटिन्यू 16 या 18 ओवर नहीं कर सकता है ऐसा फास्ट बॉलर, फिर उसके लिए इंजरी का फिर आने वाले जो वर्ल्ड कप हो रहे हैं या मैचेस हो रहे हैं ODI के, तो उस पर बड़ा फर्क पड़ेगा पाकिस्तान, बड़ा फर्क पड़ेगा। रियाजुद्दीन साहब, क्योंकि इन्होंने लीग्स की बात की है, तो लीग्स पे हम थोड़ा सा आ जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NOC के हवाले से बड़ी सख्ती की हुई है, और जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम अभी 3 क्रिकेटर्स को बिग बैश खेलने से NOC क्लियर नहीं होने दिया, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मजबूत नज़र आ रहा है? देखिए शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि जब आपको अपने प्लेयर से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालनी है तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और आप मतलब उस जब लाइन ड्रॉ कर लें तो फिर आपको फैसला करना होगा कि आया मतलब कितने लीग की हम परमिशन देंगे, कितने लीग की परमिशन नहीं देंगे, और कौन कौन खिलाड़ी जो है कहाँ कहाँ लीग खेलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ मतलब है कि इसको मैनेज करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, और अगर आपने अपने प्लेयर्स से उनको डिसिप्लिन में रखना है और मुस्तकबिल में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है, तो आप जो है गाहे बगाए मतलब जैसे आपने फैसला कर लिया कि 2 लीग में शरीक होंगे खिलाड़ी, तो अब इसको फिर आपको इस जो पॉलिसी है इस पे आपको मतलब अपना मतलब ये रखना पड़ेगा कि इसी तरह से आप जो है पूरे साल में खिलाड़ी जो है 2 लीग खेलें। अब होता ये है कि जब ये खिलाड़ी लीग खेलने जाते हैं तो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, उन्हें नहीं पता कि वो फिज़िकल फिटनेस मतलब उनकी कैसी है और ट्रेनर जो है उनको किस तरह की करा रहा है। फिर ये लड़का खुद उसमें इतनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होनी चाहिए कि वो अपनी जो फिटनेस का म्यार है उसको बरकरार रखे। देखिए हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी जो अनफिट हुए, आपने देखा होगा एशिया कप में और फिर वर्ल्ड कप में, उनके अनफिट होने की वजह ये थी कि हम एक तो ज़ाहिर है एशिया कप से पहले हम टेस्ट सीरीज़ खेले थे श्रीलंका से गर्म मौसम में, वो हमें पहले से डिसाइड करनी चाहिए, हमें एक फोर्स ही करना चाहिए। हमारे जो वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मतलब ये सब डिसाइड करते हैं सीरीज़, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बैठ के उनका विजन जो है इंटरनेशनली होना चाहिए, उनको फोर्स ही करना चाहिए, उनको मार्जिन ऑफ प्रोविजन आगे रख के मतलब मौसम को सारी चीज़ें देख के फिर अपनी सीरीज़ रखनी चाहिए। तो उन्हें मना कर देना चाहिए था कि जी एशिया कप हो रहा है, फटीग होगी, और वो भी कैसे गर्म मौसम में। तो एक तो ये है, दूसरे कि जब हमारे खिलाड़ी लीग खेलते हैं तो वहाँ पे कतई तौर पर वो जो है बिल्कुल इस चीज़ का मैं समझता हूँ ख्याल नहीं रख पाते कि वो अपनी फिटनेस जो है ख़ुद भी बरकरार रख पाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना शहजादा, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सही किया है कि बिग बैश से आपने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि इतनी बड़ी लीग हो रही थी और उस दौरान अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो इस पर फिर आपको मतलब मैं समझता हूँ स्टैंड करना चाहिए। अगर आप इस पर स्टैंड करेंगे तो दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको भी आप डिसिप्लिन में ला सकेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर यही होगा कि आपके खिलाड़ी जो है किसी अहम इवेंट से पहले जो है वो अनफिट हो जाएंगे और फिर आप जो है सीरीज इसी तरह से हारेंगे जिस तरह से आप वर्ल्ड कप में हारे। इस पे कुछ कह रहे थे जी काशिफ साहब। सर जैसे रियाज भाई ने कहा है कि और पीसीबी ने पहले ये बोल दिया है कि हर खिलाड़ी को जो पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा है उसके लिए एक टारगेट बनाया हुआ रियाज भाई कि वो 2 लीग से अलग है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये करने का मकसद ये है कि देखिए क्रिकेट जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है, जब से T20 आई है तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और हर मुल्क अपना अपना T20 करा रहा है, तो उस लिहाज से लीग बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे जो करंट प्लेयर है, तो उसके लिए पीसीबी ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि उनको कम से कम 2 लीग खेलने की इजाज़त दी है ताकि वो पाकिस्तान को ज़्यादा सर्व कर सकें। चलें, लीग खेलने की इजाज़त दी है। हमने कहा था कि कुछ देर बाद हमारे साथ और भी हमारे साथ स्टूडियो पे लोग मेहमान मौजूद होंगे, तो अब हमें फरहान फरीद साहब है जो क्रिकेट एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, इनसे भी बात कर लिया। फरहान साहब है, पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, और अगर हम देखें तो ओवरऑल एक सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान शायद ये टेस्ट मैच 28 साल के बाद कोई जीतता हुआ दिखाई देता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। रिजवान को अगर हम देखें तो जदीद जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बेस पर शायद गलत फैसले पे आउट दे दिया कि आप समझते हैं वहीं से टर्न हुआ है मैच। बहुत शुक्रिया शहजादा। पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ, आप अमेजिंग कैटेगरी में बेस्ट रिपोर्टिंग का अवार्ड जीतने में कामयाब हुए, ये हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है, विनर्स टीवी के लिए भी। तो आपका जो सवाल था, देखिए पाकिस्तान की टीम जब पिछले 28 साल में देखें तो हम हर सीरीज में कोई ना कोई एक टेस्ट ऐसा ज़रूर होता है जो हम बहुत करीब जाके हार जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में हम एक टेस्ट बहुत करीब जाके हारे, वसीम अकरम की क़यादत में हम बिल्कुल करीब जाके टेस्ट मैच हारे। देखिए उसमें होता क्या है कि आपकी कुछ ना कुछ लैकनेस होती है जहां आप गलती कर जाते हैं। आपने जहां तक बात की रिजवान का जो आउट देना था, देखिए अगर रिजवान का वो आउट अगर नहीं भी होता तो आपकी पूरी सीरीज में एक विकेट गिरती है तो आप जो है बैटिंग क्लैप्स होती हुई नजर आ जाती है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव क्रिकेट सिवाय शान मसूद के कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आ रहा जो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा हो। हाँ, मोहम्मद रिजवान ने कुछ स्टिक किया था, विकेट पर ठहरे थे, शॉट्स खेले थे, जरूर ऐसा लग रहा था कि अगर वो विकेट पर ठहर गए, सलमान भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग जो है रेत की दीवार साबित होती है। जैसे ही कोई विकेट गिरती है, एक पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो विकेट गिरना शुरू हो जाती है। हमें साइम अय्यूब को यहां पर इस्तेमाल करना चाहिए था, पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। देखिए आप यहां पर सीरीज हार रहे थे, आपको कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि आप पहले भी हारते हुए आ रहे हैं। आप अगर पॉजिटिव क्रिकेट में जाते हैं, इमामुल हक की जगह अगर आप लेके जाते हैं, एक टेस्ट में आपने सरफराज को भी तो बाहर किया है एक टेस्ट की खराब परफॉर्मेंस पे, तो इमामुल हक जो एक इनिंग पे जो है 3 दिन पूरी सीरीज खेल जाते हैं। अब तो खबरें आ रही हैं कि साइम अय्यूब भी खेलते दिखाई देंगे इमामुल हक की जगह, और साथ शहनशाह आफरीदी जो हैं उन्हें रेस्ट दिया जाएगा तीसरे टेस्ट मैच के अंदर। देखिए ये शाहीन आफरीदी को रेस्ट देने चाहिए तो अच्छी बात है कि आपके पास स्टैंड में ऐसे बॉलर मौजूद हैं, लेकिन आपने पहले देखे ना आपके पास एक रेगुलर स्पिनर मौजूद था जो आप उसको खिला सकते थे, वहां आपने गलती की। देखिए नेथन लाइन आउट 4-4 आउट कर रहा है हर इनिंग में, 500 विकेट मुकम्मल कर लिए। ऑस्ट्रेलिया की टर्निंग विकेट है, यहां स्पिनर्स विकेट ले रहे हैं। यहां पर आप इंडिया ने जो टेस्ट सीरीज जीती है लास्ट 2 सीरीज, वहां पर अपने स्पिनर्स को डोमिनेट किया है। हम लोग जो है देखते हैं कि जब ऑपोजिशन में होते हैं या बाहर होते हैं तो हमारी पॉजिटिव सोच होती है। जैसे ही मोहम्मद हफीज जो है वो टीम डायरेक्टर बने, कोच बने, उनकी सोच जो है वही नेगेटिव हो गई। आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलने जाए, हार जीत को कतई नजर रखें, हार तो आप वैसे ही रहे, अगर अच्छी क्रिकेट खेलते हुए हारेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए हारेंगे तो कौम आपको बोलेगी ठीक है लड़ें। अब आप साइम अय्यूब की बात करें, साइम अय्यूब ऑस्ट्रेलियन पिचों में जिस तरह की वो बैटिंग करता है, और सबसे बड़ी टेक्निक चेंज करनी होती है। बाबर आजम को देखा हमने, उसी पुरानी टेक्निक से ऑस्ट्रेलिया में भी खेल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब बैटिंग करते हैं तो वो अपनी टेक्निक को देखा, अगर उस्मान ख्वाजा को या अपने वार्नर को, वो थोड़ा सा विकेट से अवे जाके खेलते हैं, विकेट से ऊपर जाके खेलते हैं। शान मसूद को भी आपने देखा विकेट से थोड़ा सा ऊपर जाके खेल लेते। सलमान अली आगा भी ऊपर जाकर खेल रहे थे। बाबर आजम को देखिए वहीं पर उसी तरह वो अपने स्टेप को लेके खेल लेते। तो आप अपनी टेक्निक को चेंज बाबर करेंगे। की बात जिस तरह मैंने काशिफ से की थी, आपसे भी कर लेते हैं। बाबर इस टेस्ट मैच के अंदर दोनों इनिंग में एक ही तर्ज पे आउट हुए। जिस तरह दीगर ममालिक के जो मैनेजमेंट होती है वो बड़ा वर्क करती है दूसरे टीमों के बैटर्स के ऊपर, उन्हें किस तरह आउट करना है। बाबर को तो उन्होंने खैर इस टेस्ट मैच के अंदर दोनों इनिंग में एक ही तर्ज पे आउट कर लिया। क्या पाकिस्तानी मैनेजमेंट कभी दीगर बैटर्स के हवाले से ऐसा रिसर्च करती है कि इसे इस बॉल पर आउट करना है? जैसे वार्नर्स के हवाले से अगर हम बातें कर लें तो वार्नर पहले इनिंग में जो है बड़ा ज़बरदस्त है, पहले टेस्ट मैच में खेलते दिखाई दिए, 164 रन की बारी खेली। तो आप समझते हैं हमें भी वर्क करना चाहिए ऐसा? देखिए आपके जो वीडियो एनालिस्ट होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं, वो आपको दूसरी टीम की कमजोरियां बताते हैं और अपनी टीम के जो पॉजिटिव पॉइंट को बताया जाता है। सब कुछ होता है, थिंक टैंक होती है, बैठते हैं, यकीन तौर पे ये चीज़ें होती होंगी, इतने बड़ा अपने स्टाफ रखा हुआ है, ये चीज़ें बताई जाती होंगी, लेकिन असल में इंप्लीमेंट तो प्लेयर को करना पड़ता है। जो एक्यूरेटी होती है, जो एग्जैक्ट करना पड़ता है ग्राउंड में जाकर, वो प्लेयर को बताना पड़ता है। अब प्लेयर हमारे जो है वो उस पर इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। बाबर की आपने बात की, बाबर तो इतना बड़ा खिलाड़ी है, बाबर को मैं नहीं समझता कि किसी कोचिंग की इस वक्त इतनी बड़ी जरूरत है। वो तो अपने आप को खुद पता होगा ऑस्ट्रेलियन के पिचों पे किस तरह जाके अपनी टेक्निक को चेंज करना पड़ता है, किस तरह। अब आप 3 दफा जो है एक ही तरह इन स्विंग गेंद पे जो है वो बोल्ड हो गए।
अब आप रूम बना के दे रहे हैं, जब आप पीछे हट के खेल रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर तो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको काफी कमजोरी को जानते हैं। आप थोड़ा सा अपनी टेक्निक को चेंज करते हैं, आप बड़े प्लेयर होकर दिखाते हैं कि आप आइडियल कंडीशन में खेलने के आदी हैं। आप जाके दूसरी कंडीशन में मुश्किल बॉलर पे बाउंसी पिच पे जब खेलते हैं तो नंबर 1 प्लेयर नजर आता। बाबर आजम के अनफिट होने की, आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से हमें जो है बैटिंग में काफी प्रॉब्लम नजर आई। बैटिंग में बाबर आजम के दोनों टेस्ट मैच में आउट ऑफ फॉर्म की वजह से शायद पाकिस्तान को बैटिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और जिस तरह 317 रन दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को चेस करने थे फतह के लिए, अगर बाबर आजम थोड़ा सा बैट पे रन कर देते तो शायद पाकिस्तान की आसानी टारगेट चेस करता हुआ दिखाई देता। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम के हवाले से, अब थोड़ी सी बात कर लें नौजवान फास्ट बॉलर मीर हमजा के हवाले से। रियाज साहब, मीर हमजा जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की इस इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग में, और आप समझते हैं कि एक अच्छा इजाफा है। पहले इनिंग में 2 विकेटें ज़रूर हासिल की, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की दोनों टेस्ट मैचेस में रही है, और माजी में अगर हम देखें तो जिस तरह साबका क्रिकेटर अजहर कहते थे कि हमें अगर आउट करना है ऑस्ट्रेलियन को तो 2 दफ़ा आउट करना पड़ेगा। माजी में बहुत कम ऐसा हुआ है कि हमने ऑस्ट्रेलियन टीम को 2 दफ़ा आउट किया हो, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स से फास्ट बॉलर्स ने तो कमाल किया है। टेस्ट मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को आउट किया, लेकिन बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर में। आप किसको समझ रहे हैं कि जिस तरह कारकर्दगी जिसकी मुतमईन नज़र आ रही है, आमिर जमाल एक अच्छा इजाफा नज़र आया, खुर्रम शहजाद एक अच्छा इजाफा नज़र आया, लेकिन इंजरी शायद उसको भी ना छोड़ा इंजरी ने, और वो भी इंजर्ड का शिकार हो गए। तो आप समझिए 2-4 खिलाड़ी हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे निकल कर आए हैं। शहजादा, बड़ा मतलब ये कि पिन पॉइंट बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात करूंगा, इसलिए कि आज है 31 दिसंबर, बिल्कुल, और ये साल का आखिरी दिन है 2023 का। तो जैसे हमारी पहले बात हुई थी, हाँ 2023 का ये आखिरी, आज 30 दिसंबर का आखिरी दिन। तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल ये है कि आज 2023 जो है अपने अख्ताम को पहुंचा है, और जैसा हमारी पहले बात हो रही थी प्रोग्राम से कि हम जायज़ा भी लेंगे कि 2023 में हमने क्या खोया क्या पाया। तो 2023 में देखें कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, गो के हमारी कौमी हॉकी टीम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो उसका तो इम्तियाज़ था। क्रिकेट हमारी वर्ल्ड कप में हार गई, एशिया कप हार गई, और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी हार गई। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, वो ये कि आपकी वीमेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा हिस्ट्री क्रिएट की कि वो पहली एशियन टीम है जिसने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी। तो मैं ये समझता हूँ कि वीमेंस टीम के लिए क्लैपिंग बनती है, एक चीज़। दूसरी ये कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हमारा मतलब एक गरीबों का खेल है, और जिसमें मतलब पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व रहता है। आप ये देखें कि हम पहली मरतबा 75 साल में हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, मतलब ये कि चाहे हम उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद आप ये देखें, अगर अब मतलब फुटबॉल से निकल के अगर आप हॉकी में आए, जूनियर हॉकी पे, तो जूनियर हॉकी में हमने 14 साल के बाद पहली मरतबा जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। गो के हम वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हार गए, लेकिन हमने 14 साल के बाद हमारी जूनियर टीम ने क्वालिफाई किया। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। इब्राहिम, अच्छा, हमजा खान जो है जो स्कॉश है, जूनियर स्कॉश, तो उसने मतलब ये कि 37 साल के बाद हम जूनियर एशिया मतलब जूनियर वर्ल्ड स्कॉश चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रहे। इससे कबल 1986 में जानशेर खान ने जूनियर एशिया मतलब जूनियर वर्ल्ड कप स्कॉश जीता था, और अब हमने जीता। तो 2001, अच्छा ये हो गया। एक उज़ैफा का भी इजाफा कर दूं, उसने अंडर 19 में यूएसए ओपन में सेकंड पोजीशन, सही आपने मतलब बताया, ये मुझे याद नहीं था, अच्छा कि आपने। और दूसरे ये कि अरशद नदीम जो मतलब वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उसने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो देखें, चूंकि हम मतलब क्रिकेट को बड़ी अहमियत देते हैं, तो हम समझते हैं कि जी चूंकि क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं थी तो हमारी टीमें जो है सब ऐसी हैं। तो हमें जो है अच्छी चीज़ों को भी मतलब जो पॉजिटिव थी, चूंकि आज साल का आखिरी दिन है, जाहिर है आज इतवार का दिन है, तो इसमें मतलब कल जो है नया साल शुरू हो रहा है, और हमारी दुआ है कि नया साल जो है वो उसकी सूरज की किरणें जो है वो पूरी आबोताब के साथ खेलों पे भी अच्छे असरात मुरतब करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइन बात रही 2023
2020 में कि जहां हमारी क्रिकेट की टीमें या हॉकी की सीनियर टीमें वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जिसकी उनसे हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन दूसरी टीमों ने जो है, जैसे हमने फुटबॉल का जिक्र किया, वीमेंस क्रिकेट का जिक्र किया, इसी तरह से हमने स्क्वॉश का जिक्र किया, एथलेटिक्स का जिक्र किया, तो जूनियर हॉकी का जिक्र किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजाई रही। और अब आते हैं आपके उसके सवाल की बॉलिंग की शोबे फास्ट बॉलिंग के शोबे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को काफ़ी अरसे के बाद खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल की सूरत में आपको ऐसे बॉलर मिले हैं जिन्होंने आपकी जो पेस अटैक है उसमें एक एतमाद पैदा किया है। अब इससे जो देखें कितनी सपोर्ट मिली है सिर्फ आमिर जमाल की वजह से शाहिन शाह अफरीदी को। देखें अगर वो दो बॉलर ऐसे होते हैं ना जिनके कंधों पे पूरा बोझ होता है तो नफसियाती तौर पे वो दबाव का शिकार होते हैं कि यार जो कुछ करना है हमने ही करना है, लेकिन जब आपके हम पल्ला बॉलर आपकी टीम में मौजूद हों और वो एक्शन में हो तो आदमी का दिल बड़ा होता है कि वो ये सोचता है कि यार अगर मैं रिएक्ट नहीं कर सका तो मेरे साथी हैं। एक सपोर्ट होती है, ये सपोर्ट जो होती है नफसियाती होती है, साइकोलॉजिकल मतलब एक सपोर्ट होती है। अगर ये ना हो तो अगर एक प्लेयर जैसे शाहिन शाह अफरीदी को आपने देखा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं दे सके, हमारे दूसरे बॉलर भी उस जगह परफॉर्मेंस नहीं दे सके जहां हमें जरूरत थी, गो के ऑन एंड ऑफ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसी तरह बैटर की। लेकिन टीम जब जीतती है जब सारे खिलाड़ी कमोबेश अच्छी परफॉर्मेंस दें। अगर सारे खिलाड़ी मतलब है कि 7 खिलाड़ी खराब दें 3 अच्छे दें, आप कभी नहीं जीतेंगे। अगर 11 में से 6 खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें तो टीम जीतेगी। तो मैं ये समझता हूं कि आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा इजाफा है। फिर ये कि जमान खान वो बहुत अच्छा बॉलर है, अभी आप देखें जो वो लीग खेल रहा है उसने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर परफॉर्मेंस दी है और उसकी वहां बड़ी वाह वाह हो रही है। तो ऐसे प्लेयर्स को हमें, मैं ये समझता हूं कि संजीदगी के साथ और उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वर्कलोड जो सिस्टम होता है ना उसको मतलब बेहतर तरीके से इस्तेमाल। इसी पे चलते हैं आगे, काशिफ फारूकी की तरफ है। काशिफ साहब इसी फास्ट बॉलिंग के शोबे पे आते हैं। इस फास्ट बॉलिंग के शोबे से शायद आप समझते हैं कि बहुत से फास्ट बॉलर को रेस्ट भी मिलता दिखाई देगा। ये पाकिस्तान के लिए एक खुश आइन वो है, लहर है खुशी की कि इसमें मज़ीद पाकिस्तान में फास्ट बॉलर की ग्रोथ हो रही है। तो जिस तरह के दो नाम अभी है खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल, ये एक तरह से पाकिस्तान के लिए आगे जाके सतून बन सकते हैं और बनना चाहिए, क्योंकि अब इन पे काम करें ताकि पीछे दोनों पे जो 4 फास्ट बॉलर हैं उन पे थोड़ा सा वजन कम होगा। मैं मीर हमजा को भी आप पीछे नहीं हट सकते कि ये भी उसी लाइन पे ट्रैक पे है। इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि और मेरी दुआ है कि ये भी मीर हमजा का एक अरसे से नाम आता, बहुत अरसे के बाद इसको चांस मिला तो बिल्कुल चांस मिला मीर हमजा को और उन्होंने परफॉर्म दिया। फरहान फरीद साहब अब क्योंकि क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, फॉर्मेट है, अब देख लेंगे तमाम ही फॉर्मेट में बड़े रन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझते हैं अब वक्त आ गया पाकिस्तान के लिए भी, तो पूरी दुनिया में जितने जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है, जहाँ टेस्ट मैच, वनडे और T20, वहाँ हम देखते हैं कि बाकायदा अलग अलग टीमें तकरीबन बनती जा रही हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान में भी अब तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग टीमें होनी चाहिए। और जिस तरह अभी 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहाँ हमने देखा कि बहुत से नौजवान खिलाड़ियों को चांस मिला है। और इसमें खासकर अगर हम बात करें तो नेशनल T20 में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले तमाम ही बैटर्स और बॉलर्स को जो है मौका फराहम किया गया। फिर इन्होंने जिस तरह फास्ट बॉलिंग का शुबा बताया, आप समझते 3 फास्ट बॉलर हमें ऐसे मिल गए हैं जो टेस्ट मैचेस में हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल और तीसरा मीर हमजा। जी बिल्कुल, ये एक मुंह पे चमाटा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब ऐसे बॉलर के होते हुए जब आपके पास इतनी स्टैंड मौजूद है और आपके पास पीछे नसीम है, एहसानुल्लाह है और आपके पास मूसा है, और ऐसे में आप जब एक बॉलर की मिन्नतें करते हो कि आप टेस्ट मैच में खेलने, हारिस भाई आप नहीं जाएं, आपके चीफ सिलेक्टर उसके पांव पड़ते हैं, भैया आपको खेलना है, ये करना है, आप ये कर रहे हैं। वो बंदा बोलता है मैं नहीं खेल रहा, मैं 4 ओवर का बॉलर हूं, उसके फ्रेंचाइज से कोच बोलता है हमने T20 की तैयार किया, आप उसको वनडे भी खिलाते हो, उसको इतने बॉलर के होते हुए जब आप ये काम करते हो उसका मतलब है कि आप दूसरों का हक मार रहे हो। आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर को चांस नहीं दोगे। डोमेस्टिक पे एक बात आ जाए तो फिर मोहम्मद अब्बास भी एक ऐसा बॉलर था जो पाकिस्तान के लिए माजी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, डोमेस्टिक में भी कंटिन्यू आउट कर रहा है, इस वक्त भी डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर वो आउट करता है। उसको ना खिलाने का नतीजा आपको निकला, मुसलसल टेस्ट सीरीज हारे, आप न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हारे, आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारे, अवे के अंदर नहीं होम के अंदर आप वाइट वॉश हुए इंग्लैंड से, आप अभी ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट मैच हार गए। तो यही वो वजह है जब आप श्रीलंका की लंकन लीग की परफॉर्मेंस पे हसन अली को जाके बुला के खिलाते हैं। आपके पास आमिर जमाल जैसा खिलाड़ी मौजूद था, आप वर्ल्ड कप में आमिर जमाल को शामिल कर सकते थे। आमिर जमाल ने जब डेब्यू किया था T20 में तो लास्ट ओवर उसको आमिर जमाल को दिया था, उसने वो इंग्लैंड के खिलाफ वो ओवर बचाया था।
जब आप ऐसी गलतियां करेंगे और यारी दोस्तियां या लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जाएंगे तो आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आपका परफॉर्मर है डोमेस्टिक का या काजम ट्रॉफी का या फर्स्ट क्लास का, तो उसको आप चांस नहीं देंगे तो फिर आप जब उन्हीं T20 लीग की बुनियाद पर चांस देते रहेंगे तो अब जब राइट मैन राइट जॉब आती है, जब चांस मिलता है लड़कों तो परफॉर्म करते हैं। खुर्रम शहजाद आपको नजर आया परफॉर्म करते हुए, आप जब चांस नहीं दे रहे तो वो परफॉर्म कहां से करेगा? आमिर जमाल ने बताया कि वो डिजर्व करता था, पहले भी उसको चांस नहीं दिया गया। तो इसी तरह जब आप ज्यादती नहीं करेंगे, खिलाड़ी को खिलाएंगे, तो यकीन तौर पर आपने कहा कि जो T20 की टीम में यंगस्टर आए तो यकीन तौर पर उन यंगस्टर में भी आपको कुछ मिलेगा। वक्त आ गया है कि आप पाकिस्तान जो है वो टेस्ट मैच की टीम को अलग करें, कम से कम उसके 6 या 7 खिलाड़ी जो है टेस्ट मैच पर रहे। T20 की टीम बिल्कुल अलग करें, T20 का फॉर्मेट जो है वो आप नौजवान क्रिकेट को चांस दें ताकि आने वाला वर्ल्ड कप जो है T20 का उसकी तैयारी हो सके बेहतर तरीके से। बिल्कुल तैयारी हो सके। और जिससे तैयारी की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड के लिए तैयारियां पाकिस्तान टीम की जारी है, कैंप में मौजूद। हम देखते हैं कि बहुत से सीनियर खिलाड़ी भी कैंप में मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अहमद शहजाद कैंप में मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी टीम के साथ जो प्रैक्टिस करते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अहमद शहजाद का कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है आगे? देखें शहजादा, मैं ये समझता हूँ कि अहमद शहजाद के साथ फवाद आलम हो गए, उमर अकमल हो गए, इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहाँ बहुत सारे अच्छे काम किए, इनकी जो भी मतलब मैनेजमेंट थी जो इनको लेके चल रही थी वो इनको सही तरीके से मैनेज नहीं कर सके। देखें ये जब जिस तरह से घर में बच्चे होते हैं, हर एक का मिजाज अलग होता है, लेकिन माँ बाप को पता होता है उसी तरह से उनको टैकल कर रहे होते हैं, किसको किस तरह से टैकल करना है, किसको किस तरह से। इसी तरह टीम में भी मुख्तलिफ मिजाज के खिलाड़ी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब जिनके मैंने नाम लिए हैं ख़ासतौर से उमर अकमल और अहमद शहजाद, ये ऐसे खिलाड़ी थे कि जब इनको डिसिप्लिन का पाबंद बनाना था तो उस वक्त तो आपने इनको फ्री हैंड दे दिया, और जब उनसे गलतियाँ सरजद हुई या आउट ऑफ बाउंड्री मतलब ये कि वो निकल के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने लग गए तो फिर आपने उनको काबू करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि अब जब वो इतने अच्छे हो गए हैं, गो के मतलब उमर अकमल का तो थोड़ा सा वज़न ज़्यादा लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उसके बावजूद अच्छी है। अहमद शहजाद जो है लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन देखें जब इंसान कोई गलती कर देता है तो उसको गलती को सीधा करने के लिए भी उसके पास वक्त होता है। जो अच्छे लोग होते हैं या अच्छे खिलाड़ी होते हैं तो वो अपनी गलतियों को सही टाइम पे सीधा कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी अहमद शहजाद की जो क्रिकेट बाकी है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसकी सिलेक्शन कमेटी है उसको जो है कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि उनको चांस देना चाहिए। बल्कि वो तो T20 जो उनका एक्सपीरियंस हो गया और एक्सपोजर है और जो एक्सपर्टीज़ है अहमद शहजाद की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है कम अज़ कम एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और ये देखें ये खिलाड़ी जो हैं ये रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते, ये असासा होते हैं और इनको बड़े सही तरीके से हैंडल करना होता है। इसीलिए कि बड़ी सेंसिटिव चीज़ होती है कि जिन खिलाड़ियों पे आप लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं और वो फिर एकदम से जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं सकते। जैसा कि अभी जिक्र किया कि वो अपना जो बॉलर था हमारा हारिस रऊफ़, उसने मतलब ये क्या कहा कि जी ज़ाहिर है वो उसे पता था उसको अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी का पता था कि इतने अरसे से वो 4 ओवर के बॉलर थे और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी आपने देखा कि वर्ल्ड कप में नहीं निकल सकी। तो चे जाए कि इतने मुश्किल टूर पे जहाँ की कंडीशंस बिल्कुल आपके खिलाफ हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे वो कैसे मतलब एक जो है प्लेयर जिसको तजुर्बा ही नहीं है कि 4 ओवर से ज़्यादा कराने का, तो वो कैसे वहाँ पर 10, 12 या 15 ओवर करा सकता है। तो जो अभी इससे पहले बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें न्यूजीलैंड इंग्लैंड वगैरह, यहाँ तो आपको मतलब 20 खिलाड़ी आउट करने पड़ते हैं जब ही जो है आपकी परफॉर्मेंस निकल के सामने आती है। और मैं ये समझता हूँ किसी भी मुल्क की टेस्ट कैरियर में या किसी भी मतलब चाहे वनडे ले लें या T20 ले लें, ऐसे मौके कम आते हैं कि आप मैच जीतने की पोजीशन पे हो। और सही चीज़ वही होती है कि वहीं ये देखना होता है कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करें। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है वो इस मामले में बहुत ही मतलब बैकफुट पे है और जिस तरह से मतलब फतह करीब आती है उसको मतलब आप ये देखें ना कि खुद ही मैच बनाया पाकिस्तान ने, हमारे बॉलर्स ने बनाया, क्रेडिट हमारे बॉलर्स को जाता है जिन्होंने मैच बना के दिया, कम रन्स पे उनको आउट किया, लेकिन हमारे बैटर सिवाय 1-2 के वो उसको फिनिश नहीं कर सके। तो ये जो है ना थोड़ा सा हमें अपने मतलब जो हमने एक सर्कल के अंदर बंद हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखें जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात है तो ये तो तय है कि अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें टेस्ट में भी स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं खिलाड़ी। वो खिलाड़ी होते हैं जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो लंबी इनिंग्स भी खेलेंगे और स्ट्राइक रेट भी बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अगर इसमें स्ट्राइक रेट बढ़ाने की तरफ जाते हैं तो ये
ये नहीं देखते कि यार अभी 1.5 दिन बाकी है और रन्स भी कम है, तो आपको इत्मीनान से तरीके से खेलना चाहिए। जहाँ स्ट्राइक रेट की जरूरत हो वहाँ आप मतलब ज़रूर मतलब आप स्ट्राइक रेट बढ़ाएं, लेकिन जब आपको पता था कि पूरा दिन बाकी है तो आपको गैर ज़रूरी अननेसेसरी स्ट्रोक खेलने की ज़रूरत क्या थी? ये इसका ताल्लुक होता है इंटेलिजेंट मतलब दिमाग से। तो हमारे खिलाड़ी या हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो उनको ऐसी तरबियत नहीं देते, या हमारे जो खिलाड़ी हैं उनमें इतनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हालांकि आप ये देखें कि जो वहाँ पे जो स्कोर बोर्ड लगा है वो कोई नेशनल स्टेडियम कराची का तो स्कोर बोर्ड नहीं है, जो मैनुअल है या छोटा छोटा, वहाँ तो बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े बोर्ड हैं, दूर से ही नजर आते हैं कितने रन हैं, कितनी बॉलें बाकी हैं, कितना आपको रन रेट की जरूरत है। तो भाई बोर्ड पे नजर रखो, अपनी मतलब जो कैपेबिलिटी है उसको देखो। आप ये देखो कि कितने अभी टाइम बाकी है, कितने प्लेयर्स आउट हो गए हैं, कितने रन हैं। ये तो कोई आपको कोच नहीं बताएगा, ग्राउंड के अंदर आके नहीं ये तो बताएगा, खिलाड़ी को इसी खुद पे करना क्योंकि पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो जदीद टेक्नोलॉजी में फरहान फरीद से भी बात कर लेते हैं। फरहान, जिस तरह रिजवान को आउट दिया गया, आप समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी तो आ गई है क्रिकेट में, लेकिन फैसले दुरुस्त नहीं हो रहे? जी, ये बहुत बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के चीफ जो है डायरेक्टर है मोहम्मद हफीज़ ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिला किया है। देखें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है आईसीसी के जो पैनल है और थर्ड एम्पायर और वीडियो के जरिए देख के इतना बड़ा फैसला। और देखें, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आईसीसी के जो रूल है उसके हिसाब से रिस्क पे जो बॉल लगती है उसको आउट नहीं दिया जाता। आप रूल रेगुलेशन को भी, अगर आईसीसी के रूल रेगुलेशन को देखेंगे तो रिस्क जो है वो ग्लव्स का हिस्सा नहीं होता। और स्किलेट नजर आ रहा है कि जिसके रिजवान के रिस्क पे बॉल लगी है और वो अपने हाथ को भी काफी दर्द महसूस कर रहे हैं और बॉल भी नजर आ रही है। मुझे नहीं पता उन्होंने उसको रिस्क को किस तरह ग्लव्स का हिस्सा बना लिया और किस तरह आउट दे दिया। और इंटरनेशनल जो साबिका रेफरी हैं, कोचेस हैं, एम्पायर हैं, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। तो इस पर डिबेट शुरू हो गई। तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो था इस फैसले के अंदर जो कि गलत दिया गया है। और मोहम्मद हफीज का एहतजाज करना भी बिल्कुल सही है। लेकिन अब खैर पाकिस्तान वो टेस्ट मैच हार गया, वो फैसला पाकिस्तान के खिलाफ चला गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने जो फैसले हैं, जो अगर इस फैसले को भी जा रहे हैं तो कम से कम किसी नतीजे पर पहुंचाएं, उस एम्पायर के पॉइंट्स कम करें या उसकी कुछ आईसीसी के अंदर कुछ सक्रिय शौक नजर आए। लेकिन पाकिस्तान टीम की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान टीम जो है वो पहली टेस्ट मैच में गलती कर गई कि फहीम अशरफ को खिला दिया। चारों फास्ट बॉलर आपके एक जैसे नहीं है। आप फहीम अशरफ के 24 विकेटें हैं 17 टेस्ट मैचों में, आप फिर भी खिला रहे हैं। और यही गलती आपने दूसरे टेस्ट में कर दी। हसन अली को, भाई हसन अली उस क्लेवर का बॉलर नहीं है कि खुर्रम शहजाद से आप मिला रहे हैं या आमिर जमाल से मिला रहे हैं, शाहीन आफरीदी से मिला रहे हैं। आपने एक स्पिनर खिलाना चाहिए। अब साजिद खान को आप लेके गए हैं तो साजिद खान भी जो है लेंथ लाइन से मिलते जुलते ऑफ स्पिनर है, इसी तरह गेंदें करते हैं। और टर्निंग पिच थी जहां पर अब फास्ट बॉलर से आउट नहीं हो रहे, जब 4 आउट हो गए तो स्पिनर्स काम आता वहां पर आपको। तो जो गलतियां हमने कर रहे हैं, आप तीसरे टेस्ट में खुदा ये गलती ना करें, ताकि पाकिस्तान जो है वो कम से कम एक टेस्ट में जीत के 28 साल रिकॉर्ड को तोड़ के कम से कम इज्जत के साथ वापस आए। मैं फरहान फरीद की एक बात थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। देखें, जो हम ये मतलब तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, मुतनाज़ा फैसला होगा, हाँ यकीनन हम कह सकते हैं कि वो गलत होगा। लेकिन रिस्ट के साथ जो ग्लव्स में जो बैंड लगी होती है उस पर कहते हैं कि वो टच हुई, जो अंपायर का मौक़िफ़ है। और हम कहते हैं कि नहीं जी, वो जो है ग्लव्स का जो रिस्ट है उससे नहीं बल्कि आगे हुई है। कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ एक इस मुतनाज़ा फैसले को मतलब ये बुनियाद नहीं बना सकते कि इसकी वजह से हम हार गए। आपको तो भाई वैसे ही इतना अच्छा मैच था, आपके कंट्रोल में था, आपको तो समझदारी से सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना था। आप देखें ना जिस तरह से ये लोग आउट हुए, शॉर्ट पिच गेंदों को खेल ही नहीं पा रहे हैं। तो भाई जब आप शॉर्ट पिच गेंदों को नहीं खेल पा रहे, या तो आप उन्हें छोड़ दें, लेकिन अगर आप उनको अननेसेसरी उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन जो रिजवान की बात है वो तो उसमें रिजवान की कोई गलती नहीं थी, गेंद ऐसी थी, या आप कह सकते हैं कि मुतनाज़ा फैसला था। लेकिन मैच तो भाई आपके लिए बना हुआ था। शुरू के टेस्ट में सिडनी में शुरू होना है, आप समझते हैं कि वहाँ स्पिनर्स को खिलाना चाहिए पाकिस्तानी टीम? भाई देखिए, मैं तो समझता हूँ कि एक स्पिनर को बिल्कुल साथ रखना चाहिए। जैसे अब लिथन की बात हुई थी, क्या नाम है उसका पूरा? हाँ, लिथन लाइन, जिस तरह से उसने विकेटें ली हैं, तो हमें देखिए ना सबक सीखना चाहिए। हमें एक मतलब स्पेशलिस्ट स्पिनर जो को रखना चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत विकेट की मतलब हालत क्या होती है, उसकी कैफियत किस तरह से चेंज होती है, उसके मुताबिक एक हमें होना चाहिए। और मैं ही समझता हूँ कि देखें, आपने जिस तरह से दूसरे मैच को बनाया है, जिस तरह से एक आपने साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम पे रखा है, तो मैं समझता हूँ तीसरा टेस्ट जो है आपको जीतना चाहिए। और अगर इन्होंने साइम अय्यूब को मौका दिया तो मैं समझता हूँ कि आप जो है और मजीद मतलब परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। स्पिनर इसमें तो साजिद खान तो वैसे ही खेले थे शहजादा भाई, और मगर वो ना खेल पाए। और इसमें जो इन्होंने मोहम्मद नवाज को जो दोबारा बुला लिया है, तो वो चांस ही है कि उसको तीसरा टेस्ट खिलाने के लिए हो सकता है बुलाया हो। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं, ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड,
बिल्कुल वही कंडीशन है, सारे टूर्नामेंट अच्छा खेलती है और सेमीफाइनल में आगे उनका वो माइंड चेंज होता है। तो वही आप पाकिस्तान में रहे, उन्होंने फिर भी बेहतर कर लिया। तो न्यूजीलैंड ने 2 बार फाइनल भी खेला और फिर इंग्लैंड फाइनल भी जीता वर्ल्ड कप का। तो इनके साथ शुरू से यही साइकोलॉजी प्रॉब्लम चल रही थी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले। चले इरफान फरीद साहब की तरफ चलते हैं। सिडनी में 2 स्पिनर्स में से किसे खिलाना चाहिए, नवाज या साजिद खान? देखें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 रोजा मैचेस खेल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस है, जो टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस है प्रीवियस, आप उसको प्रेफर करें। अब साजिद खान आपका रेगुलर टेस्ट का मेंबर था, विकेट भी ले रहा था, तो आपने उसी को खिलाना है। नवाज तो आपका टेस्ट का मेंबर ही नहीं था, वो तो सिर्फ T20 में खेल रहे हैं, तो यकीनन साजिद को चांस देना चाहिए। बिल्कुल, फरहान फरीद भी कह रहे हैं साजिद को चांस देना चाहिए, और जिस तरह रियाजुद्दीन भी कह रहे हैं कि साजिद खान का बाकायदा जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उस बेस पे जो है तीसरा टेस्ट उन्हें खिलाना चाहिए। फरहान फरीद आपका बहुत शुक्रिया, काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।